कूलाम के नियम के अदिश रूप को समझने के लिए मान लीजिए हमने कोई निकाय लिया। इस निकाय में दो आवेश हैं, दोनों के दोनों धनात्मक प्रकृति के आवेश हैं। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इन दोनों को एक दूसरे से r दूरी पर रखा गया है। आपको यह जानकारी पहले से ही ज्ञात हो चुकी है कि अगर धनात्मक प्रकृति के आवेश हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण का बल कार्य करेगा। आवेश Q1 जो है वो Q2 के ऊपर प्रतिकर्षण बल F लगाता है, पर क्या Q2 भी Q1 के ऊपर F ही बल लगाएगा या फिर कुछ और बल लगाएगा? अब यहाँ पे यह क्वेश्चन आ गया कि Q1 ने Q2 के ऊपर अगर F बल आरोपित किया तो Q2 Q1 के ऊपर कितना बल लगाएगा? क्या वो F होगा या फिर F के अलावा कुछ और हो सकता है? इसे हम कैसे जानेंगे? तो इसे जानने के लिए हमारे पास है न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जिसमें आप पहले से जानते हैं कि अगर हम किसी भी वस्तु के ऊपर जितना बल आरोपित करते हैं उस वस्तु द्वारा भी हमें उतना ही बल प्रतिक्रिया के रूप में पुनः वापस दे दी जाती है। ठीक उसी नियम को अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो Q1 ने Q2 के ऊपर अगर F बल आरोपित किया है तो क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार ही Q2 भी Q1 के ऊपर F बल आरोपित करेगा। अब आपको यह तो जानकारी मिल गया कि जब भी हम प्रतिकर्षण बल लगेगा दो आवेशों के मध्य तो वो हमेशा समान होगा। Q1 जितना बल Q2 के ऊपर लगाएगा उतना ही बल Q2 भी Q1 के ऊपर लगाएगा। अब हम जानते हैं कि कूलाम के नियम के अदिश रूप में क्या क्या बताया गया है। कूलाम के नियम के अदिश रूप में यह कहा गया कि जो प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण का बल कार्य करता है वह Q1 आवेश के समानुपाती अथवा अनुक्रमानुपाती होता है। अब चाहे आप समानुपाती बोलिए या अनुक्रमानुपाती बोलिए, दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब इसका क्या मतलब है कि F जो है वो Q1 के समानुपाती है। इसको समझते हैं। Q1 के समानुपाती है तो हम काम क्या करते हैं, Q1 के वैल्यू को चेंज कर दे रहे हैं। एक बार हमने उसी निकाय में Q1 के वैल्यू को चेंज किया, उसे +2 Q1 कर दिया, मतलब तिगुना कर दिया। और Q1 के ही समानुपाती है तो हम सिर्फ Q1 के वैल्यू को ही चेंज कर सकते हैं, Q1 के ही मान को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए Q1 के मान को एक बार 2 गुना किया, एक बार 5 गुना कर दिया, यानी 5 Q1 कर दिया। समानुपाती का सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे Q1 का मान बढ़ेगा लगने वाले बल का भी मान बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो भी आवेश लिए गए हैं वो धनात्मक आवेश हैं, इसलिए इनके मध्य प्रतिकर्षण का ही बल कार्य करेगा। अब मान लीजिए कि +2 Q1 ने +Q2 के ऊपर 2F बल लगाया तो Q2 2Q1 के ऊपर कितना बल लगाएगा? अगर आपको न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की जानकारी नहीं होती और यह नहीं पता होता कि यहाँ पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको यह जवाब देने में थोड़ी सी समस्या आ सकती थी। वहाँ पे तो आप अपने कॉमन सेंस से बोल सकते थे कि दोनों के ऊपर F बल लगता, मगर यहाँ पे आपके मन में जरूर समस्या आ जाता कि यहाँ पे तो 2Q1 है तो फिर Q2 कैसे F आरोपित कर देगा। जबकि अब हमें जानकारी हो चुकी है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जितना बल Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा Q2 भी उतना ही बल उसे वापस दे देगा अथवा उतना ही बल आरोपित करेगा। तो Q2 भी 2Q1 के ऊपर 2F बल ही लगाएगा। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने योग्य है, प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, समानुपाती का यह जो चिन्ह है, इसे जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। यहाँ पे जो 2F लिखा गया है वो बस आपको यह समझाने के लिए लिखा गया है कि Q1 के समानुपाती है, Q1 का मान बढ़ने पे बल का भी मान बढ़ गया। 2F का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा वो हम तभी जान सकते हैं जब हम समानुपाती चिन्ह को हटा के नियतांक इस्तेमाल करें और उस नियतांक का किन परिस्थितियों में क्या मान होगा और यहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए जब हम पूरा काम करेंगे तभी हम जान सकते हैं कि इस 2F का मान होगा कितना। यहाँ पे 2F का इस्तेमाल हम बस समानुपाती चिन्ह को समझाने के लिए कर रहे हैं कि जैसे जैसे समानुपाती चिन्ह में एक पक्ष का मान बढ़ता है तो उसके दूसरे पक्ष का भी मान बढ़ जाता है। उसी प्रकार आप अब +5 Q1 के लिए यह समझ गए होंगे कि +5 Q1 जो है वह Q2 के ऊपर 5F का बल आरोपित करेगा तो Q2 भी
+5 Q1 के ऊपर 5F का बल आरोपित करेगा और यह बल प्रतिकर्षण का ही होगा। कूलाम के नियम के अदिश रूप में यह तो पहला हमारा पॉइंट था कि F जो है वह समानुपाती होता है Q1 के। इसी में इन्होंने यह भी बताया, कूलाम ने यह भी बताया कि जो लगने वाला बल है वह Q2 के भी समानुपाती होता है। Q2 के समानुपाती को भी हम उसी प्रकार से समझ सकते हैं। इस बार हमने सिर्फ Q2 के मान को बदला है। एक बार Q2 को मान को 3 से गुणा करके +3Q2 कर दिया और एक बार चरगुना कर दिया यानी कि 4 से गुणा कर दिया। फिर से वही काम, न्यूटन के नियमानुसार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कार्य करेगा। तो Q1 3Q2 के ऊपर अगर 3F का बल आरोपित करता है तो 3Q2 भी Q1 के ऊपर 3F का बल लगाएगा, या फिर अगर Q1 +4Q2 के ऊपर 4F का बल लगाता है तो +4Q2 भी +Q1 के ऊपर 4F का बल आरोपित करेगा। कूलाम के नियम में यह भी बताया गया कि आवेशों के मध्य जो दूरी है अर्थात जो स्मॉल r है उसका भी संबंध लगने वाले बल से होता है। वो संबंध है क्या? तो F जो है अर्थात लगने वाला बल जो है वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि पहले इसके बीच की जो दूरी है उसका हमें वर्ग कर देना है, फिर उसका व्युत्क्रमानुपाती का काम कराना है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती का क्या मतलब है? अगर आप पहले से जान रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं जान रहे तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। अब हम काम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आवेशों का निकाय था इस बार हमें r के लिए काम करना है, तो सिर्फ r के वैल्यू को हम बदलेंगे। एक बार 2r कर दिए और अगले निकाय के लिए हमने 3r कर दिया। अब इनका स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 4, 1/r² यानी कि 1/4F। ध्यान से देखिए, F को 4 से डिवाइड किया गया। ये जो हमारा लगने वाला बल है इसको 4 से भाग दिया जा रहा है। जब भी किसी भी चीज को हम भाग देने का काम करते हैं तो उसका मान घट जाता है, अर्थात यहाँ पर यह लगने वाले बल का मान पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा। जैसे ही दूरी बढ़ा इनके बीच लगने वाले बल का मान घट गया, अर्थात जो व्युत्क्रमानुपाती है इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर एक पक्ष का मान बढ़ता है तो दूसरे पक्ष का मान घट जाता है। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे r का मान जैसे ही बढ़ा लगने वाले बल का मान घट गया। वह बल घटा कैसे? तो r² के फॉर्म में घटा, क्योंकि यहाँ पे जो संबंध है वो स्क्वायर के लिए किया गया है। अब हम यहाँ पे न्यूटन के तीसरे नियम का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। Q2 भी जो है वह Q1 के ऊपर 1/4F लगाएगा। उसी प्रकार से जब इनके बीच की दूरी 3r ली गई है तो 1/9F लगेगा दोनों तरफ, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 प्राप्त होगा। तो इन तीनों को अगर हम मिला दें तो हमें मिलेगा F समानुपाती Q1 Q2/r²। ये तो हमने कूलाम के नियम के अंदर जो टर्म आने वाले हैं उसमें समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या क्या है उसे थोड़ा सा समझने का प्रयास किया है। अब चलिए हम समझते हैं कूलाम के नियम के स्टेटमेंट को, या आखिर कूलाम का नियम हमें क्या कह रहा है या फिर इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों की मात्राओं अथवा परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह स्टेटमेंट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले हम थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। यहाँ पे कहा गया कि अगर हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हो, यह चीज़ ध्यान रहे हम बात कर रहे हैं दो स्थिर बिंदु आवेश, तो यह जो स्थिर बिंदु आवेश है यह होना काफ़ी अनिवार्य है। इनके मध्य जो बल लगेगा वो चाहे आकर्षण का बल हो अथवा प्रतिकर्षण का बल हो, क्योंकि आपसे यह तो नहीं कहा गया कि जो स्थिर बिंदु आवेश हैं वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। हो सकता है दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक हो सकते हैं, या एक धनात्मक एक ऋणात्मक एक ऋणात्मक एक धनात्मक। तो इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो उनके मध्य अलग अलग प्रकृति के अनुसार आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण लग सकता है। इसलिए कहा गया कि जो हमारे पास आवेश हैं उनके मध्य या तो आकर्षण का बल लगे अथवा प्रतिकर्षण
मीटर का बल लगे, और आप जान रहे हैं कि इनको एक शब्द में हम स्थिर वैद्युत बल भी कह सकते हैं। इनके मध्य जो बल कार्य करेगा उसका जो परिमाण होगा, परिमाण इसलिए कहा गया क्योंकि हम यहाँ अदिश रूप का बात कर रहे हैं, और अदिश रूप में हमें सिर्फ लगने वाले बल के मान से मतलब है, उसकी दिशा का अभी हम कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए कहा गया अब लगने वाले बल का परिमाण। यह परिमाण निर्भर किस पे करता है? तो यह निर्भर करता है दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के, यानी जो हमारे पास Q1 आवेश है और जो Q2 आवेश है, इन दोनों का जो भी मान है, मात्राओं का मतलब उनके मान से है, उनके परिमाण से है, इनका जो भी मान है उनका हम पहले आपस में गुणा कर दें। गुणा करने पे जो मान आएगा उसके समानुपाती है, यानी कि गुणा करने के बाद बल का मान बढ़ेगा, जितना ज़्यादा गुणनफल आएगा लगने वाले बल का मान उतना ही ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ उनके बीच की जो दूरी है, यानी कि जो r है, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कैसे है वो आप ऑलरेडी अभी देख कर आ रहे हैं कि किस प्रकार से 1/r² में हमने 2 और 3r को करके देखा था। यह जो स्टेटमेंट है वह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जनरली हम काम क्या करते हैं कि यहाँ तक ही स्टेटमेंट लिख देते हैं और यहाँ तक ही याद करके छोड़ देते हैं, जबकि स्टेटमेंट में एक लाइन और रहता है, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो उसे भी आपको ज़रूर याद रखना है। इनका जो स्टेटमेंट का एक और लाइन है वह है कि यह बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो Q1 आवेश है वह Q2 आवेश के ऊपर बल आरोपित करेगा, Q2 आवेश जो है वह भी Q1 आवेश के ऊपर बल आरोपित करेगा। यह बल जो लगेगा वह हमेशा इन दोनों आवेशों के केंद्रों को जो मिलाने वाली रेखा है, जिसे डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, उसी रेखा के अनुदिश होगा। यानी उसी लाइन को अगर आप सीधे और आगे बढ़ा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसी दिशा में ही हमारा बल लग रहा है, क्योंकि यह जो तीर का चिन्ह बनाया गया है यह भी उसी लाइन के ठीक सामने ही होगा, इधर उधर नहीं हो सकता। यह कभी भी नहीं हो सकता कि Q1 जो है वह Q2 के ऊपर बल आरोपित करे तो वह ऊपर चला जाए, दाएं चला जाए, बाएं चला जाए, इस तरीके से किसी भी दिशा में नहीं जा सकता। वह जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी लाइन के अनुदिश जाएगा जो लाइन दोनों आवेशों के केंद्रों को मिला रही है। जैसे आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपने चुंबक को देखा होगा, चुंबक के साथ हो सकता है कि बचपन में यह खेल भी जरूर खेला होगा। दो चुंबक को हम रख लेते थे, एक चुंबक को पीछे से जैसे जैसे आगे बढ़ाते थे आगे वाला भी चुंबक उसी के अनुसार आगे बढ़ता था। ये क्यों होता था? ये तो जब हम चुंबक के बारे में पढ़ेंगे तब आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगा। जैसे जैसे हम पीछे वाले चुंबक को बढ़ाते थे उसी के अनुसार आगे वाला भी चुंबक जाता था। हम पीछे वाले चुंबक को अगर दाहिने मोड़ना चाहते थे तो आगे वाला भी चुंबक उसी के अनुसार दाहिने मुड़ जाता था। यह कभी भी नहीं होता था कि हम चुंबक को आगे सीधे लेके जाएं और आगे वाला जो चुंबक है वह दाहिने मुड़ जाए, ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए, बाएं चला जाए। यह कभी भी नहीं होता था। कहने का सीधा सा मतलब है अगर दोनों चुंबक के बीच में हम एक अगर रेखा खींचते तो हमेशा हमारे हाथ के मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही आगे वाले चुंबक में भी गति आती, वह भी उसी रेखा के अनुदिश ही मूव करता। वही यह भी आपको बता रहा है कि यहाँ पे जो हम बल आरोपित कर रहे हैं या फिर आवेशों के द्वारा जो बल आरोपित हो रहा है वो हमेशा उसी लाइन के अनुदिश होगा, कभी भी अपने अनुसार इधर उधर आवेश गति नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जो यह शब्द है स्थिर बिंदु आवेश, इस पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। कूलाम्ब के नियम के लिए यह शब्द होना बहुत ही अनिवार्य है। इस शब्द के बिना हम डायरेक्ट इसे नहीं लिख सकते। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते दो आवेशों के मध्य, यह एक तरीके से पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। इसलिए स्थिर बिंदु आवेश का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब हम बात करेंगे कूलाम्ब के नियम की वैधता की, वहां पर आपको यह चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। माना कि हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य लगने वाले बल का परिमाण क्या होगा? जैसा आप जान रहे हैं कि अगर हमने एक सिस्टम कंसीडर किया, एक निकाय लिया, इसमें दो आवेश Q1 और Q2 ले लिए जो कि r दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो इस स्टेटमेंट के अनुसार Q1 × Q2/r² होगा। अब इस समानुपाती चिन्ह को जैसे ही हटाएंगे तो एक हमें
नियतांक इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट यहाँ पर k है। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कूलाम के नियम का एक प्रमुख सूत्र है। यहाँ पे जो k इस्तेमाल किया गया उसके बारे में हम बता देते हैं, जहाँ k जो है वो समानुपाती नियतांक है, क्योंकि समानुपाती चिन्ह को हटाने के बाद इस्तेमाल किया गया था, तो इसलिए जो है के को हमने कहा समानुपाती नियतांक। और इसी का एक और नाम होता है, इसे हम कूलाम नियतांक भी कहते हैं। कूलाम नियतांक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कूलाम के नियम के अंतर्गत आया है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं कूलाम नियतांक। इस नियम को और आगे बढ़ाने के लिए के बारे में समझना आवश्यक है। के का जो मान है वो माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। माध्यम कहने का मतलब है कि जो हम आवेशों का निकाय ले रहे हैं वो कहाँ पे ले रहे हैं, हवा में ले रहे हैं, पानी में ले रहे हैं, कहाँ ले रहे हैं, के का मान उसी माध्यम के अनुसार ही निर्भर करता है। आप जान रहे हैं F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम चाहें तो के का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। के का मान हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। अगर हम किसी माध्यम के लिए बात करें जैसे हवा और निर्वात, कूलाम के नियम में आप बार बार देखेंगे कि हवा और निर्वात को एक साथ लेके ही काम किया जा रहा है। अर्थात कूलाम का नियम जब भी आएगा तो वह हवा और निर्वात एक साथ वैलिड होगा, एक साथ ही आएगा। ऐसा क्यों होगा यह आपको पता चलेगा जब हम आज के वीडियो का अंतिम टॉपिक डिस्कस करेंगे, सापेक्ष विद्युतशीलता एवं निरपेक्ष विद्युतशीलता। तब आपको पता चलेगा कि हवा और निर्वात को एक साथ बार बार कूलाम के नियम में क्यों लिया जा रहा है। खैर, अभी हम बात करते हैं के का मान जो हवा या निर्वात के लिए है, अर्थात जो के का मान माध्यम पे निर्भर करता है वह माध्यम हवा और निर्वात हो जाए, उसके लिए के का मान हो जाएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। मात्रक निकालना आपको आता होगा क्योंकि आप क्लास 12 में आ चुके हैं। ये छोटी सी चीज़ है, ये आपको जरूर आनी चाहिए। बल का मात्रक न्यूटन, आर जो दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यह आपको लेक्चर 1 में ही बताया गया था। 2 आवेश हैं इसलिए कूलाम का स्क्वायर हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यह जो है यह आपका के का मात्रक है। के का वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब हम काम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए के का वैल्यू हम प्रयोग करते हैं 1/4πε0, और यह जो पूरा मान है वह 9 × 10⁹ के बराबर होता है। के का मान 1/4πε0। के का यह जो मान है 1/4πε0, यह उन जगहों पर कार्य कर जाता है जहाँ पे 9 × 10⁹ रख पाना संभव नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधा के लिए इस चीज को इस्तेमाल किया, क्योंकि जो के का मान है 9 × 10⁹ यह कई जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कई जगह समस्या ला देता है, वहाँ पे वो अच्छे से सॉल्व नहीं हो पाता है। इसलिए इसको और अच्छे से सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया 1/4πε0। और आगे आप देखेंगे भी कि कैसे हम ε0 को εr के रूप में, εm के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो भाई जब 1/4πε0 रहेगा तभी तो हम εr εm को लेके आ पाएंगे, इसलिए यह काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। तो ये जो के का वैल्यू है 1/4πε0 या फिर 9 × 10⁹ इस पूरे का मान है, ये ध्यान रहे 1/4πε0। इस पूरे को सॉल्व करके मिलता है हमें 9 × 10⁹। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, खैर इस वीडियो में दिखाया जाएगा पूरा सॉल्व कैसे किया गया है, मगर आपको आंकिक प्रश्नों में ये पूरा मान डायरेक्ट ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो वर्ड आया ε0 जो बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसे हम ε0 भी कहते हैं। इसे कहा जाता है निर्वात की वैद्युतशीलता। यह जो है वह सार्वत्रिक नियतांक है, अर्थात इसका मान ब्रह्मांड के हर जगह, ब्रह्मांड के हर कोने में एक समान होगा। मान होगा कितना वो तो हमारा पूरा का पूरा एक टॉपिक ही बना हुआ है, ε0 का मान, मात्रक और विमा, उसमें हम यह जानेंगे। जो हमारे पास बल का फार्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, उसमें के इस मान को हम रख देते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यह जो सूत्र है यही हमारा फाइनल सूत्र है कूलाम के नियम के अदिश रूप में, और यह सूत्र हमारा कार्य करेगा जब माध्यम हवा या फिर निर्वात होगा। तो हवा और निर्वात के लिए कूलाम के नियम के अदिश रूप का जो प्रमुख सूत्र है वह है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब भी आपसे कूलाम के नियम के बारे में पूछा जाए तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इन पूरे चीज़ों के बारे में आपको बताना होगा। सबसे पहले हम बताएंगे कि कूलाम के नियम का क्या स्टेटमेंट है, इन्होंने क्या बताया था, उसमें स्थिर बिंदु आवेश का होना अनिवार्य है, और साथ ही साथ जो आखिरी का लाइन है कि यह बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, यह भी होना आवश्यक है।
यह बता लेने के बाद हम इसके जनरल फॉर्म को लिखेंगे। यफ जो है वो समानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे, फिर के के बारे में बताएंगे, के का मान क्या होता है और फाइनली के वैल्यू को लाके यफ के फार्मूले में रख देंगे। तो आपके स्क्रीन पर जितना शो हो रहा है ये पूरा का पूरा कूलाम का नियम है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर अगर आप नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है।